सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने कल जो टॉपिक किए थे एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने कल इवैल्यूएशन किया था कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन होता है किसी का मूल्यांकन करना, यानी कि ये जानकारी प्राप्त करना कि जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव दिया था उसमें अचीवमेंट कितना किया है, इसे ही बोलते हैं इवैल्यूएशन। हमने 3 टाइप के इवैल्यूएशन किए थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स किए थे। एक टाइप था हमारा नेचर के बेस पे, दूसरा टाइप था हमारा फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे, और थर्ड टाइप था हमारा रेफरेंस के बेस पे, जिसमें हमने देखा क्या था। एक था नॉर्म और एक क्राइटेरियन, जिसमें पार्टिकुलर की कंपेयर की जाती है उसके ग्रुप के साथ, उसके पार्टिसिपेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है, तो वो हमारा नॉर्म था। और जिसमें पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी कंपेयर उसके क्राइटेरियन एरिया के साथ की जाती है, तो उसके क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। सो उसमें से एक टॉपिक और जथा है जो हमारा बच गया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का ये है टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन। टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन को चार जगह पे डिवाइड किया गया है, और किस तरीके से डिवाइड किया गया है देख लेते हैं एक बार। फिर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एंड बहुत ही सिंपल सा भी टॉपिक है। एक होता है डायग्नोस्टिक, दूसरा होता है एप्टीट्यूड, तीसरा होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, और एक होता है हमारा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी। तो हमारे 4 टाइप के टेस्ट होते हैं इवैल्यूएशन के बेस पे। अगर हम इसकी बात करें डायग्नोस्टिक की, तो डायग्नोस्टिक होता है जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन को टेस्ट करता है। कॉग्निटिव डोमेन को टेस्ट करता है, एंड ये हमें बताता है उस एरिया के रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। यानी कि ये अगर कॉग्निटिव डोमेन की करता है तो एक चीज और याद रखना इसमें कि ये हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो भी सीखने में एक लर्नर को इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को दूर करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें, चलो एक बार इसके लिए थोड़ी सी टीचिंग करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और कौन सी लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई टेस्ट। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑल्सो, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। क्या कहता है, दीज टेस्ट हेल्प अस, यह टेस्ट मदद करता है आइडेंटिफाई एरिया ऑफ लर्निंग, उस क्षेत्र को, लर्निंग एरिया को आइडेंटिफाई करने में, किसको, इन विच ए लर्नर, जिसमें कि को लर्नर मे नीड ए रेमेडियल कोर्स एंड दे प्रोवाइड अस, जिस कोर्स में जरूरत होती है रेमेडीज की, है ना, उस कोर्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उस क्षेत्र में जहां पे बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट द लर्नर नोज एंड डज नॉट नो, जिसमें बच्चे कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन आल्सो। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि बच्चा कमजोर कहां है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चे को समझ में नहीं है, एंड प्रोवाइड ऑल्सो सॉल्यूशन या रेमेडीज। ठीक है, क्लियर है।
सो अगर हमें एक लाइन में से लर्न करता है तो बहुत सिंपल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये क्या करता है, हमारे टैलेंट, टैलेंट, नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, ये हमारे टैलेंट को, नॉलेज को एंड स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। एक बार इसे भी पढ़ते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली सर्वे ए प्रिडिक्टिविटी फंक्शन, प्रिडिक्टिविटी फंक्शन का होता है, यानी कि किसी के टैलेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई टैलेंट है तो उसके टैलेंट से उसके भविष्य के को निर्धारित कर दिया जाता है। अगर किसी को अच्छा खाना बनाना आता है तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा एक कुक बन सकता है, ठीक है। तो टैलेंट से उसके क्या करते हैं, उसके फ्यूचर को भी डिसाइड कर देते हैं। दे हेल्प अस, वो मदद करता है हमें इन आइडेंटिफाई, यह बताने के लिए क्या कि पोटेंशियल टैलेंट डिस्क्राइबल characterized where which are instant for one to be component to perform a specific task। यानी कि ये बताता क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट मुख्य रूप से टैलेंट को डिफाइन करता है और नॉलेज एंड स्किल और कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर को भी डिफाइन अगर किया जाता है तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से या एप्टीट्यूड इवेल्युएशन के माध्यम से किया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी कि एक वर्ड में लर्न करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट से टैलेंट को टेस्ट किया जाता है। अब हम अचीवमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है भैया? अचीवमेंट टेस्ट होता है कि अगर कोई गोल है जो टीचर ने निर्धारित किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो एक स्टूडेंट अपने गोल के कितने नजदीक है या उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है उसके गोल के लिए, वो अपने गोल से कितना दूर है, कितना नजदीक है, ये जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। जैसे कि पूरे कोर्स को कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट का लिया जाना, यूजीसी नेट का पेपर देना या एग्जाम देना, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि एक स्टूडेंट ने अपने गोल को कितना अचीव किया है। क्लियर है? प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी की मतलब होता है एबिलिटी, ये इवैल्यूएशन करता है एबिलिटी का, योग्यता, जर्नली एबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर मैं इसको भी एक लाइन में हम लर्न करते हैं तो बोल सकते हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट करना कि जब एक स्टूडेंट जिसने अपनी नॉलेज को पार्ट वाइज एक्सेप्ट किया है या गेन किया है या एक्वायर किया है। जैसे आपको यूजीसी नेट का पेपर देना है, यूजीसी नेट के पेपर में आपने क्या किया, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी, एनवायरनमेंट पढ़ा, और इन सब का जो जो नॉलेज आपने गेन की, जो भी आपने नॉलेज इनके पार्ट्स हैं ये, इनसे गेन की और उसको एक साथ यूजीसी नेट में फॉलो किया, यूजीसी में फॉलो किया, तो इसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो जब ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ये योग्यता को चेक करता है एक स्टूडेंट की, कि जब जो भी उसने नॉलेज को जगह जगह से कलेक्ट किया है, एक सिचुएशन में, एक टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में वो अपनी नॉलेज को कैसे यूज करता है, अगर उसको हम टेस्ट करते हैं तो उसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में एक लाइन इंपॉर्टेंट है नोट्स में, दिस टेस्ट एम, इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है टू एक्सेस, यह जानना, द जर्नल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन एट ए गिवन टाइम, कि जर्नल एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है एक गिवन टाइम में। गिवन टाइम जो कि आपको यूजीसी नेट में दिया जाता है ना, एक टाइमिंग रहती है पेपर को करने की, तो एक टाइम पे पूरा लॉजिक लगाना,
हर चीज को अलग अलग तरीके से सोचना, इसे बोलते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी इवैल्यूएशन। सो टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन पे 4 प्रकार का इवैल्यूएशन होता है, डायग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, प्रोफिशिएंसी। डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसकी रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। एप्टीट्यूड टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि नॉलेज को, स्किल्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन सबको एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से इवेलुएट किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट कि एक बच्चे ने अपने गोल को कितना अचीव में किया है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव किया है, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कि एक फिक्स टाइम में, एक निश्चित टाइम में जनरली एक इंसान अपने दिमाग का कैसे यूज कर सकता है, अपनी नॉलेज का कैसे यूज कर सकता है, उसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? एक बार बताओ साथी। यस, क्लियर है सर। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 पॉइंट्स हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, इनके बीच के डिफरेंस को हमें जानना है। तो कैसे जानते हैं? चलिए एक्सप्लेन, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल से देखेंगे। मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, और इसके बाद इवैल्यूएशन। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात कहूं तो इनके बीच में रियलिटी में कोई भी डिफरेंस होता ही नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप एक काम है, एक वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे पहला स्टेप है। जैसे कि आपको कहीं ऊपर छत के ऊपर जाना है तो आप जो स्टेप्स चढ़ते हो तो 1 बाय 1 चलते हो। सेम ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है, ये थर्ड स्टेप होता है इवैल्यूएशन का ही। कैसे? इसमें मेजर मतलब मापना, यानी कि नंबर के फॉर्म में मापना। यहां पे नंबर के फॉर्म में मापा जाएगा, यहां पे कंपेयर की जाएगी, और कंपेयर के बाद यहां पर या तो आप उसे रिजल्ट बोल सकते हो, नहीं तो कंक्लूजन बोल सकते हो, या कंक्लूजन ही बोलो, या डिसीजन बोल दो कि डिसीजन दे दिया। ठीक है? कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आर नाम का एक बच्चा है, या राम कोई बच्चा है, और इसने 10th के एग्जाम दिए। कौन सी क्लास के एग्जाम देता है? 10th के एग्जाम देता है। 100 में से 60 मार्क फर्स्ट सब्जेक्ट में पास प्राप्त किए इन्होंने, 100 में से 60 मार्क्स सेकंड सब्जेक्ट में लिए, 100 में से 60 मार्क्स थर्ड सब्जेक्ट में लिए, एंड 100 में से 60 मार्क्स फोर्थ सब्जेक्ट में लिए। ऐसे इन्होंने 5 जगह ना, हमने देखा कि इन्होंने 5 जगह पर अपने नंबर ले लिए। इसके बाद क्या हुआ? जब ये देखा गया, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी के 100 में से 60, 100 में से 60, 100 में से 60 और 500 में से नंबर देना हो तो 10th में एक एरिया फिक्स किया जाता है या नहीं किया जाता है? बताओ। हमने पहले भी पढ़ा है क्राइटेरियन एरिया के बारे में। एक एरिया फिक्स होता है कि 60% पर आपको फर्स्ट रैंक मिलेगी। 60 हो गया, 45% से 59.99% तक आपको सेकंड मिलेगा, एंड 33% से 44.99% तक आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। एंड दैट्स क्लियर कि 60 पे कितना मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन मिलेगा,
45 to 59 के बीच सेकंड डिवीजन मिलेगा और थर्ड पे 33 से 45 के बीच थर्ड डिवीजन मिलेगा। आपको इस एग्जांपल से ही पता चल गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, इसमें किसी स्टूडेंट के पार्टिकुलर नंबर की जांच की गई है, नंबरों को देखा गया है। मैथ में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, पार्टिकुलर उसके नंबरों की जांच की गई। यहां पे क्या किया गया है कि उस जो राम है, यहां पे नंबरों की जांच कर ली और राम का जो परसेंटेज आया है या राम के मार्क्स का कंपेयर किया गया है करते उसके क्राइटेरियन एरिया के साथ। और क्राइटेरियन एरिया में जब इसका कंपेयर किया गया तो ये इस पोजीशन में आ रहा है, 60% मार्क्स लेके आ रहा है। तब फिर टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला अच्छा इसके तो 60% मार्क्स है और अपना डिसीजन दिया कि ये तो फर्स्ट आएगा, ये तो फर्स्ट आएगा। दिस इज योर इवैल्यूएशन। जो यानी कि अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट होता है किसी के पार्टिकुलर मार्क्स को गेन करना, इंफॉर्मेशन को गेन करना, उस इंफॉर्मेशन की एक क्राइटेरियन एरिया के साथ कंपेयर करना और फिर डिसीजन दे देना। यही डिफरेंस है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड होता है, ये लास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप की कंपेयर जब एक क्राइटेरियन एरिया के साथ की जाएगी तो उसे असेसमेंट बोल देंगे और जब उस पर कोई डिसीजन दे दिया जाएगा उसे हम इवैल्यूएशन बोल देते हैं। एक 2018 में क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी पर लिखा हुआ था कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, ये वर्ड लिखा था और इसके बाद में नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि ये मेजरमेंट है, ठीक है, सेकंड पे ये असेसमेंट है या ये इवैल्यूएशन है, एंड नन ऑफ दीज। ऐसे 4 ऑप्शन थे 2018 में, नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या होगा, एक टीचर ने किसी बच्चे की कॉपी पर रिमार्क दिया है, क्या दिया है, रिमार्क। तो बताओ क्या होगा, एनीवन, क्या कहें इसे, बोलो। यस प्राची एवरीवन, बताइए कि एक बच्चे की कॉपी चेक हुई है और कॉपी चेक करने के बाद एक टीचर ने उस पर रिमार्क डाल दिया कैन डू बेटर। सो इसने क्या किया है, इवैल्यूएशन किया है, असेसमेंट किया है या मेजरमेंट किया है? आंसर था इवैल्यूएशन। ये इसने भैया इवैल्यूएशन किया है, क्योंकि मेजरमेंट करने के बाद और असेसमेंट करने के बाद ही तो इसने डिसीजन दिया है कि आप बेटर कर सकते थे या आपको और बेटर करना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, एंड एक और चीज का ध्यान रखो, ये एक दूसरे से डिफरेंस ना होकर रिलेटेड होते हैं। एक और चीज छोटी सी कि सबसे पहले मेजर किया जाता है, मेजर के बाद उसके ग्रुप के साथ कंपेयर की जाती है, एक क्राइटेरियन एरिया के साथ कंपेयर की जाती है, इसे ही असेसमेंट बोलते हैं। और इस असेसमेंट के बाद ही दिया जाता है इवैल्यूएशन। कंप्लीट। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो फिर मैं रब करके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए अब कुछ ये तो कंप्लीट होता है लेकिन कुछ वर्ड्स बचे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चन बन के आए हैं और वो इंपॉर्टेंट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक होता है साइक्लोस्टिक,
अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने जब डोमेन के बारे में पढ़ा था, ब्लूम की ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने प्रकार के डोमेन हमने पढ़े थे, कोई मुझे बता सकता है? तो हमने 3 प्रकार के डोमेनों के बारे में डिस्कस किया था। एक था कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, एक था आपका कॉग्निटिव डोमेन हो गया अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और एक था आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, ये इतने प्रकार के डोमेन थे, ये हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। हमें ये भी जानते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो मुख्य रूप से हेड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि नॉलेज बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड, ये हम जानते हैं। नॉलेज बेस्ड का मतलब है नॉलेज एनालाइज करना, एक्सप्लेनेशन देना, या फिर अंडरस्टैंडिंग, ये सारे लेवल जो आपके नॉलेज से हैं वो सारे कॉग्निटिव डोमेन होता है। एंड इसको भी आपने अच्छी तरीके से जाना था कि ये हार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि इमोशन से। इसको भी आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये हैंड से जुड़ा है, जो कि किससे होता है, मुख्य रूप से स्किल बेस्ड होता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। एंड कॉग्निटिव डोमेन का मैंने आपको सब डोमेन भी याद करवाया था, वो क्या था, KCA2SE, यानी कि जो हमारे इनको डेवलप करता है। KCA2 नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एनालाइज एप्लीकेशन सिंथेसिस, एप्लीकेशन एनालाइज सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये सारे डोमेन जो क्या होते हैं, इनका जो इवैल्यूएशन किया जाता है। अब इनके 2 हिस्से कर दो। पहला हिस्सा है जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि जो नॉलेज बेस्ड है, जिसमें KCA2SE के बारे में हम बात करते हैं। जब इनका इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसे बोला जाता है साइक्लोस्टिक, SCHOLIS, सॉरी LAS है भैया, LASTOLASTIC, साइक्लोस्टिक असेसमेंट, असेसमेंट, यानी कि अगर हम साइक्लोस्टिक असेसमेंट की बात करें तो साइक्लोस्टिक असेसमेंट होता है मुख्य रूप से जो कॉग्निटिव डोमेन को इवैल्यूएट करता है, यानी कि हमारे हेड को इवैल्यूएट करता है, यानी कि हमारी नॉलेज को इवैल्यूएट करता है, उसे साइक्लोस्टिक असेसमेंट बोला जाता है, जिसमें के चेक किया जाता है KCA2SE। इसके ही अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है इट रेफर टू असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, कॉग्निटिव एबिलिटी या कॉग्निटिव डोमेन की योग्यता को इवैल्यूएट किया जाता है इसके माध्यम से इन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज, नई नई एक्टिविटीज के थ्रू विच आर एसोसिएटेड विद द वेरियस सब्जेक्ट, जो जुड़े हुए हैं विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों से। ऑल एबिलिटीज इन द कॉग्निटिव डोमेन, जितनी भी कॉग्निटिव डोमेन में एबिलिटीज होती है वो सारी यही होती हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, यही होता है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, वही हमने बोला है KCA2SE। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, सबको इवैल्यूएट करने के लिए साइक्लोस्टिक असेसमेंट का यूज किया जाता है। अच्छा सर, इनको इवैल्यूएट करने के लिए तो हमने यूज कर लिया, कॉग्निटिव डोमेन को इवैल्यूएट करने के लिए तो यूज कर लिया हमने साइक्लोस्टिक असेसमेंट।
बट अगर हम अफेक्टिव नॉट अफर्मेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन का वो करेंगे इवेल्युएशन, तो किसके माध्यम से करेंगे? तो वो होता है को साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट, को साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, यानी कि अगर इमोशन, स्किल बेस, हार्ट, हैप्पीनेस, खुशी, दुख, इन सबको इवेल्युएशन करना है तो उसे को साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट बोला जाता है। क्लियर है सबको? एक बार फिर से, साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट होता है जो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि हेड, यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन यानी कि हार्ट एंड हैंड, इमोशन और स्किल को इवेल्युएट करने के लिए को साइकोलॉजिस्टिक असेसमेंट किया जाता है। क्लियर? ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे और इसमें बात करेंगे हम CCE के बारे में। CCE एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसे रफ करते हैं हम। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। CCE, CCE ये क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इससे इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन हम अगर इसको ये बताएं कि इससे काम क्या है, इससे क्या इवैल्यूएट किया जाता है, तो ध्यान से सुनो। कंटिन्यू का मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यू का मतलब होता है रेगुलर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है क्या? मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, इन सारे डोमेन को इवेल्युएट करना। और इवेल्युएशन का मतलब इवेल्युएशन होता ही, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी लर्नर्स के ऑल ओवर डेवलपमेंट या ऑल ओवर इवेल्युएट। ऑल ओवर इवेल्युएशन किया जाता है, ये है CCE का मतलब, यानी कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यू का मतलब रेगुलर, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, यानी कि ट्रिपल जो H है उन्हें इवेल्युएशन करने के लिए CCE का यूज किया जाता है, जिसमें मेन मीनिंग है कि लर्नर्स का ऑल ओवर इवेल्युएशन। अब अगर हम सेकंड, एक हमने पढ़ा है साइक्लोस्टिक, एक हमने पढ़ा है कोसाइक्लोस्टिक, अब हम पढ़ने वाले हैं साइनोप्टिक। ये साइनोप्टिक वर्ड क्या है? तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो तो आपको पता चल जाएगा साइनोप्टिक इवेल्युएशन क्या होता है। साइनोप्टिक असेसमेंट, आप लोगों ने कल एक टाइप पढ़ा था और वो फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे पढ़ा था, जो 4 प्रकार के होते हैं।
जिसमें कौन कौन से फेज थे बताना एक बार मुझे कोई। यस, कौन कौन से उसमें पार्ट थे? एक था पैलेसमेंट, एक था फॉर्मेटिव, एक था आप और एक था आपका सबमेटिव, राइट। सो कोई मुझे बताएगा कि सबमेटिव का मतलब क्या होता है? सबमेटिव का मतलब होता है ऐसा इवैल्यूएशन जो किसी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद लिया जाता है। अगर आपको सबमेटिव पता है, साइनोप्टिक असेसमेंट आल्सो इज सेम टू सेम यही है। साइनोप्टिक असेसमेंट भी यही कहता है कि ये उस प्रकार का इवैल्यूएशन है जब कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट कोर्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, कंप्लीट कोर्स में से इवैल्यूएट किया जाता है और लर्नर को, उसे साइनोप्टिक असेसमेंट कहते हैं। एक बार मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये कहता है साइनोप्टिक असेसमेंट encourage स्टूडेंट टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ देयर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम एंड टू शो देयर accumulate knowledge and understanding of a topic or subject area। यानी कि ये कहते हैं कि साइनोप्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि जब एक लर्नर, ठीक है, अलग अलग पार्ट से नॉलेज को गेन करता है, अलग अलग पार्ट से नॉलेज को गेन करता है, ठीक है, और उसका इवैल्यूएशन एक साथ किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन एक साथ किया जाता है, उसे ही बोला जाता है साइनोप्टिक असेसमेंट। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं, एक लर्नर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरमेंट, मैथ, रीजनिंग और आपका कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, 10 यूनिट पढ़ने के बाद एक यूजीसी नेट में जब पेपर देने जाता है तो कंप्लीट सब्जेक्ट से आता है, ना कि किसी पार्ट से। कंप्लीट सब्जेक्ट से आता है, ना कि किसी अकेले पार्ट से। इसे ही साइनोप्टिक असेसमेंट कहते हैं या साइनोप्टिक मूल्यांकन कहते हैं। जब आप अपने पार्ट्स की नॉलेज, जो किसी लर्नर ने पार्ट से नॉलेज गेन किया है, उसे एक टाइम पर लगाना, एक निश्चित समय में उसका यूज करना ही साइनोप्टिक असेसमेंट होता है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इप्सेटिव असेसमेंट। अब इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है तो ध्यान से सुनना। हमने कल लास्ट में एक आपको बताया था रिफ्लेक्टिव, सबसे लास्ट में बताया था रिफ्लेक्टिव कॉम्पट्स। उसका मतलब क्या था? सेल्फ इवेल्युएशन। मान लो ये एक राम नाम का आदमी है और ये यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। आज इसने अपना एग्जाम, यानी कि इसने क्या किया, एक प्रैक्टिस सेट लगाया और अपना प्रैक्टिस सेट लगा के इसने क्वेश्चन किए, तो इसके 25 क्वेश्चन सही थे, यानी कि इसका 25% मार्क्स हो गए। अब इसने कुछ दिन बाद 10 डेज 8 डेज के बाद फिर से सेकंड टेस्ट लगाया और यहां इसने 40% मार्क्स गेन किए, 25% से बढ़ के। तो कितना डेवलप किया अपने आप को? 15%। कैसे? इसमें से इसे घटा के इसने कंपेयर कर लिया। तो इम्प्लिसिटिव असेसमेंट होता है अपना मूल्यांकन, अपना इवैल्यूएशन खुद करना। अपने आप से पहला टेस्ट दिया, अपने आप से दूसरा टेस्ट किया और बता दिया कि मैंने 15% की बढ़ोतरी की है या मैं 15% आगे बढ़ा हूं। यह आपका इम्प्लिसिटिव असेसमेंट होता है। क्लियर है? चलिए, इसका पिक क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रब्रिक।
तो इसमें जो रब्रिक में इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें से सिर्फ इसका एग्जाम्पल आप देखना और थोड़ा सा रीड करना। मैं इसका एक पॉइंट बताता हूं जो इसमें कहना चाहता है बस कि रब्रिक क्या होता है। रब्रिक एक RUBRIC रब्रिक होता है एक इवेल्युएशन टूल ऑफ इवेल्युएशन। जो यूज किया जाता है ग्रेड देने के लिए। सिंपल क्या है, एक टूल ऑफ इवेल्युएशन है जो यूज किया जाता है ग्रेडिंग के लिए, ग्रेडिंग सिस्टम देने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज मोस्ट यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है, यूजफुल फॉर इवेल्युएशन, ये इवेल्युएशन करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट टीचर दोनों को पता है कि आपके इवेल्युएशन के सब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको कहां पर कितना इवेल्युएट किए जाना है, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी रहती हैं। सो रब्रिक क्या है, टूल ऑफ एजुकेशन और इवेल्युएशन है। ये इवेल्युएशन करने का एक उपकरण है जिसमें ग्रेड दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां पे मार्क्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट कॉलम पे लिखे मिलेंगे आपको मार्क्स, है ना, कि यहाँ 20 to 90 मिलेंगे और एक एक्टिविटी लिखी होगी, यहाँ 19 to 18 लिखेंगे, एक एक्टिविटी यहाँ लिखी होगी, यहाँ 18 to 17 मिलेंगे, एक एक्टिविटी यहाँ लिखी होगी, एंड यहाँ 17 to 16 मिलेंगे, एक एक्टिविटी यहाँ लिखी। यहाँ पर जहां आपको जिस चीज पे आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे अगर एक प्रोजेक्ट मान लो दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट पे उसका डिजाइन या प्लानिंग के मार्क्स कितने होंगे, फिर प्लानिंग करने के बाद में उसका अरेंजमेंट कैसे किया है ना, आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है। ठीक है, चलो लास्ट वाला एक रफ कर दो क्योंकि इसी से समझ में आ जाएगा। अब एक बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, यहां मिले 20 मार्क्स, यहां मिले 19, यहां मिले 20, तो उसे हमने ए ग्रेड दे दिया। यानी कि अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या किया गया है, ये टूल ऑफ इवेल्युएशन है और ग्रेड दिया जाता है। इसमें वो पॉइंट्स भी लिखे रहते हैं जिसपे मार्क्स मिलने हैं, टीचर को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट को भी हेल्प करता है। अगर हम पूछे टीचर से कि हमारा ए ग्रेड क्यों दिया गया, आपका अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, उसमें आपको मार्क्स कम मिले हैं, इसलिए आपको अरेंजमेंट ये दिया गया है। अगर जितना मैंने सोचा था उससे अधिक, जितना मैंने अज्यूम किया था कि ये इतने मार्क्स ला सकता है, उससे ज्यादा मार्क्स लाएगा तो भैया ए, जितना मैंने अज्यूम किया था उतने ही मार्क्स लाएगा तो बी, जितना मैंने अज्यूम किया था उससे भी कम मार्क्स लेके आएगा तो सी, और बहुत ज्यादा कम मार्क्स लेके आएगा तो डी। यानी कि बच्चे जो टीचरों को बच्चों को समझाना भी आसान हो जाता है रब्रिक में। सो इसीलिए क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा हुआ है, विच among the following is the best instrument of evaluate quality of characteristics of a learner, checklist, रेटिंग स्केल, इन्वेंट्री, रब्रिक। तो चेकलिस्ट कहां आता है, क्वालिटेटिव डाटा में आता है। दूसरा क्या लिखा है, रेटिंग स्केल कहां आता है, ये भी क्वालिटेटिव डाटा में आता है, इसमें भी इतनी डिटेल नहीं होती है। ठीक है, आपका मन किया आपने किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार दे दिया, आपका मन नहीं किया आपने नहीं दिए। लेकिन रब्रिक एक बेस्ट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड होता है, पूरी तरीके से डिफाइंड रहता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों को हेल्प करता है, दोनों को पता रहता है कि मार्क्स आपने कहां कम प्राप्त किए, और आपको भी स्टूडेंट लर्नर्स को भी पता रहता है कि मार्क्स किस किस बेस पे आपको मिलना है। ठीक है, इसके बाद में ग्रेडिंग सिस्टम को, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक पड़ा है, उसे हम कल देखेंगे। हमें अभी देखना है ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल्स। इसे मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल,
ट्रेडिशनल असेसमेंट दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल्स होते हैं, एक होते हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट टूल्स। तो एक को लर्न कर लो, ऑटोमेटिक दूसरे अपने आप पता चल जाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th तक तो जरूर देखा होगा क्या कि आपकी एक बुक का एक चैप्टर होता था और चैप्टर के खत्म होने के बाद क्वेश्चन मिला करते थे और वो ऐसे रहते थे, कैसे कि सबसे पहले आपको ट्रू फॉल्स के आंसर, ट्रू या फॉल्स में आंसर देना होता था, फिर आप फिल इन द ब्लैंक करते थे, फिल इन द ब्लैंक हो गया, फिर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलते थे, फिर शॉर्ट टाइप के बाद आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलते थे, और एक होते थे वेरी लॉन्ग, जिसे एशे भी बोलते हैं, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यानी कि ये सारे ट्रेडिशनल ही हैं जो आप लगातार करते हुए आए हो और जो अभी तक भी चालू है। यानी कि क्या क्या, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनका आंसर वन वर्ड भी हो सकता था, यस नो भी हो सकता था, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड और वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसे ऐसे भी बोलते हैं, EASS1। ये सारे ट्रेडिशनल असेसमेंट टूल है और इनसे अलग जो भी टूल्स के बारे में आपसे पूछा जाए वो सारे अल्टरनेटिव होंगे। इसमें से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से ट्रेडिशनल टूल कौन सा है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल टूल कौन सा होता है। क्लास बची है 2, अब एक ग्रेड की क्लास बची है आपकी बस एंड क्रेडिट बेस, एक मिनट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये 2 क्लासेस बची हैं, इनको कंप्लीट कर देंगे, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को या हायर एजुकेशन या इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आज के लिए यही काफी है, हम अपनी क्लास अब कल रखेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, एनीवन, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना ध्यान रखे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे, कल मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है। तो एक बार अगर आप कंफर्म कर दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे, ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय।